नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल उर्मिला IAS अकेडमी में मुझसे जुड़े हुए हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला था अग्निपथ जो स्कीम लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस पर, और मैंने यह बताने का प्रयास किया था आपसे कि अग्निपथ स्कीम का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका महत्व क्या है। और थोड़ा सा स्टडी करने के बाद, कुछ और चीज़ों को समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है, और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि देश के कई राज्यों में इस स्कीम का लगातार डिफेंस की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसका इंटेंसिटी इस हद तक है कि लोग आत्महत्या तक उतर जा रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी समस्याएं हैं और क्या प्रॉब्लम्स और क्या कमियां हैं इस स्कीम में, आखिर ऐसी कौन दिक्कतें हैं, कुल मिलाकर के इस स्कीम के विपक्ष में वो कौन कौन से तर्क हैं कि जो इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थियों को उतारू कर रहा है, विरोध प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थियों को मजबूर कर रहा है, और अगर हमें इनका उचित समाधान क्या होगा इस समस्या का। तो ये पूरी वीडियो, मैं इस वीडियो का नाम देता हूं अग्निपथ 2। कल मेरा इस पर एक वीडियो आ गया है, अभी इसका अगला, जिसमें मैं इसमें अभी तक जो कुछ नकारात्मक पक्ष, जो नकारात्मक बिंदु निकल करके सामने आ रहे हैं, उन बिंदुओं पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात, ये मसला बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये विद्यार्थियों से संबंधित है, ये युवाओं से संबंधित है। एक तरफ हम सभी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि युवा इस देश के प्राण वायु हैं, लेकिन युवाओं से जुड़े किसी मुद्दे पर जब किसी प्रकार की अस्पष्टता होती है, जब किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है, तो उसका भारी भरकम विरोध भी भारी भरकम विरोध भी हमें सड़क पर नजर आता है, और वो चीज़ अभी हमें दिख रहा है। देखिए, हुआ यूं कि थोड़ी पृष्ठभूमि पर जाइए। एक तो भारत, जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़ी युवा आबादी वाला एक देश है, किंतु उसके अनुसार जो हमारा जो मौजूदा आर्थिक मॉडल है, जो हमारी जो मौजूदा जो आर्थिक संरचना है, वो कहीं ना कहीं उतना जॉब क्रिएट नहीं कर पाया जितना जॉब क्रिएट किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही थी, या सरकारों ने जिस तरीके से वादे किए। मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तमाम सरकारों की बात करूंगा, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में जिस तरीके की बातें किए, वादे किए, उन वादों के मुताबिक उन लोगों ने नौकरी मुहैया नहीं किया। अब इसका असर यह हुआ कि स्टूडेंट्स में एक कुंठा, एक फ्रस्ट्रेशन, एक विरोध का भाव पहले से ही बनता चला जा रहा था। दूसरी बात, कोरोना जो आया पिछले 2 सालों में कहीं ना कहीं और इस समस्या को और गहरा दिया। जैसे आप देखें तो पिछले 2 सालों में कोरोना काल में डिफेंस की कोई भी बहाली नहीं हो सकी, कोई भी बहाली नहीं हो सकी। तो कुल मिलाकर के भारत उच्च बेरोजगारी दर से जो गुजर रहा है, और हमारी पॉलिसीज, हमारी नीतियां, हमारे जो भी इनिशिएटिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को सही वक्त पर काम दे पाने में सफल नहीं हो पा रहा है। हमने बहुत सारे ऐसे भी पॉलिसीज को अपनाए कि युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, यानी उद्यमिता का विकास हो, उन्हें उचित पूंजी, उन्हें ऋण मिले उचित ब्याज दर पर, और उसके दम पे वो कुछ करे। ये सब व्यवस्थाएं भी हमारी फेल है। आप बैंकिंग सिस्टम में जाएंगे, बैंकिंग व्यवस्था में जाएंगे, किसी युवा को अगर लोन चाहिए होगा तो बड़ा कठिन हो जाता है। कुल मिलाकर के कागजों में और आंकड़ों में हमें बहुत अच्छा ये दिख रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने 50 लाख लोगों को लोन दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, किंतु वस्तु स्थिति तो ये जरूर है कि विद्यार्थियों में विरोध का एक भाव सिस्टम के प्रति खूब दिखाई दे रहा है। आप चाहे रेलवे की वैकेंसीज को देखें तो लगातार एक वैकेंसी को 4 साल 5 साल तक खींचा जाना। आप चाहे किसी और स्टेट का जो अपना जॉब है, स्टेट सर्विसेज की बात करिएगा आप, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कभी पेपर लीक हो गया। अब जैसे बिहार में अभी पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो जाना, कई परीक्षाएं अंतिम चरण तक जाकर के कानूनी और न्यायालयी प्रक्रिया के माध्यम से उस पर रोक लगा दिया जाना, कई बार परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाना, करप्शन, ये कुछ ऐसी चीजें, तस्वीर इस बीच इन वर्षों में सामने आई हैं कि हम सभी विद्यार्थियों के मन में एक विरोध का भाव पहले से ही भरा पड़ा है। अब उसी विरोध के भाव को इस स्कीम ने कुछ हद तक चिंगारी देने का काम कर दिया। कैसे काम कर दिया, जरा सा समझिएगा।
मैं ज़रा से स्कीम पर आता हूँ। इस स्कीम में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस स्कीम का जो 17.5 से लेकर के 21 साल तक के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये कहा गया इस स्कीम के तहत। अब ज़रा समझिएगा कि अगर पहले से आप डिफेंस में, आर्मी में खास करके देख ले, आर्मी में अगर आप देखिए तो क्लर्क और टेक्निकल, अगर आप इसका एज लिमिट देखें तो ये 23 ईयर्स हुआ करता था। समझिएगा मेरी बात को, पूरी टेक्निकलिटी को समझिएगा। अब जो बच्चे 22 वर्ष की उम्र में काम कर रहे थे, इस व्यवस्था के आते वैसे ही इनका ये बाहर हो गए, सीन से गायब ही हो गए, क्योंकि 21 साल के बाद के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब इन बच्चों का क्या हुआ? सबसे पहली समस्या यहां पे आ गई। कुछ और समस्याएं ये हुई कि अगर मान लीजिए कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों में ठीक से जो बहालियां नहीं लिया जा सका, इसके वजह से भी कुछ लोगों का जो 21 तक अच्छा जा रहे थे, 23 यानी 2 साल इनके पास वक्त होता, इन 2 सालों में हो सकता है वो अपने आप को कहीं ना कहीं पा जाते, लेकिन ये 2 साल कहीं बहाली हुई ही नहीं और कोरोना की वजह से इनका 23 हो गया, तो ये इनका एज लिमिट क्रॉस कर गया। अब इस वजह से भी ये इस फील्ड को छोड़ करके दूसरे फील्ड में जाएंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं, याद रखिएगा, इसके कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो पहले से ही अपने फर्स्ट सेकंड स्टेज को क्रॉस करके फाइनल स्टेज में था, लेकिन अब इसके आ जाने की वजह से ये कह दिया गया कि उन एग्जाम्स को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाता है। अब यहां पे मैं उन विद्यार्थियों को जरा सा समझिए, आपको पता होगा कि आर्मी वगैरह या डिफेंस का जो फिजिकल होता है, ये फिजिकल काफी टफ होता है। कई बार 5 मिनट में आपको 1600 मीटर को तय करना होता है, और ये भी 5 नहीं बल्कि यूं कहें 4.20 मैंने 4.20 सेकंड, 4 मिनट 20 सेकंड, 4 मिनट 30 सेकंड ऐसे में अगर आपको आना होता है। अब आपको यकीन मानिए मेरा कि इस लेवल के दौड़ को अचीव करने के लिए एक बच्चा को 4 से 5 साल जी तोड़ मेहनत करता है ग्राउंड पे, और तब जा करके उसे इस प्रकार की दौड़ की मतलब ऐसा एक वो लेवल को अचीव कर पाता है कि वो इतने कम वक्त में 1600 मीटर को दौड़ सके। जो बच्चे 23वां साल में हैं और उनका अचानक इस व्यवस्था के आने की वजह से उनका वो जो सपना था डिफेंस में जाने का, वो खत्म हो जाता है। जरा उनकी मानसिकता को समझिए और उनकी पीड़ा को समझिए, उनकी समस्या को समझिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले से ही पीड़ित थे, क्योंकि कोरोना ने उनको 2 साल जो बाधित किया बहालियों को, तो उनका एज क्रॉस कर गया। यहां सरकार को चाहिए था कि कोरोना का जो ये 2 साल है, इस 2 साल की वजह से लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए था एज में सरकार की तरफ से, वो भी नहीं। हालांकि कई बार इसके शायद वादे भी किए गए, किंतु नहीं हो पाया। अब इस व्यवस्था के आने की वजह से आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं, लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं। देखिए, डिफेंस किसी किसी का करेज होता है, सपना होता है, वो चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं, और जब किसी को पता चलेगा कि मैं 21 से ओवर हो चुका हूं, इसलिए देश की सेवा करने का, डिफेंस में जाने का जो मेरा सपना है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आप जरा समझिए कि 5 साल से कई बार फिजिकल फेल होने के बाद अगर एक बंदा फिजिकल पास करता है, यानी 4.5 मिनट में 1600 मिनट के दौड़ को अचीव करता है, और भी जो फिजिकल क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है, वो रिटर्न तक पहुंचता है, और उसे अब यह खबर आ रही है कि इस प्रकार की सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाता है और अब इस तरीके से नई बहालियां होंगी। वो ऑलरेडी इस व्यवस्था में एज लिमिट के अनुसार बाहर है। आप अंदाजा लगाइए उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को, उस विद्यार्थी को क्या गुजरेगा। तो कहीं ना कहीं मेरी सरकार से ये अपील है कि जब आप किसी स्कीम को लॉन्च करें, नंबर 1 इसमें आप यूं कर सकते हैं कि आप ये कह दें कि ठीक है भाई, इसको हम लोग 2025 से लॉन्च करेंगे, उस वक्त ये सारी बातें नहीं सुनी जाएगी। नंबर 2, हम ये काम कर सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो, या ऐसी परीक्षाएं जो पहले से चल रही हैं, जिनके 1-2 चरण हो चुके हैं, उन परीक्षाओं को रद्द न किया जाए। यानी पहले से चली आ रही बहालियों को उसी तर्ज पर आप कर दें, उन बहालियों को चलने दें, और जो फ्रेश होंगे उसमें इस व्यवस्था को आप लागू करिए। ठीक है, जिन लोगों को कोरोना की वजह से या एज की वजह से, एज बार की वजह से दिक्कतें आई, ऐसे भी स्टूडेंट हैं, उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाए शुरुआत के 2-3 वर्षों में। ये बहुत ज़रूरी है और ऐसा दिया जा सकता है। ये ऐसी बात नहीं कि ये गैर कानूनी है, सारी की सारी चीज़ें सरकार के हाथों में है। तो इन टेक्निकलिटीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, इन टेक्निकलिटीज़ को, इन तकनीकी चीज़ों को समझते हुए काम करना पड़ेगा। कुछ और बातें इस स्कीम के प्रॉब्लम में देखिए क्या है। नंबर 1 कि ये लोग जो 4 वर्ष के लिए रहेंगे, इन 4 वर्षों में इनके हायर स्टडीज़ जो है, हायर स्टडीज़ को लेकर के सरकार कोई स्पष्ट अभी तक घोषणा नहीं कर सकी है, स्पष्ट घोषणा का अभाव है।
अभाव है। मतलब सरकार इस नीति को लाई जब है, या इस स्कीम को लाने में बहुत ऐसे बिंदु हैं जो अभी भी अस्पष्ट हैं, जो अभी भी विद्यार्थियों के मन में शंका पैदा कर रहे हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। मेरी सरकार से एक और गुजारिश कि इस स्कीम की पूरी ब्लूप्रिंट को लोगों के सामने पेश किया जाए, ये कन्विंस किया जाए इस देश के जनता को, इस यहाँ के विद्यार्थियों को, कि इन 4 वर्षों में भी इन्हें यूं ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। इन 4 वर्षों के दौरान इन्हें कोई वेल स्टेब्लिश्ड रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इनको ग्रेजुएशन दिया जाए। ग्रेजुएशन के अलावे कुछ एडिशनल डिग्रीज भी आप दे सकते हैं, रिवार्ड के तौर पर आप दे दीजिए, कि ताकि वो आकर के बाद में इन्हें लाभ पहुंचे। दूसरी बात, जब ये 4 वर्ष के बाद आए तो इनको क्या लाभ मिलेगा, इनको लाभ क्या मिलेगा, इसमें भी अभी अस्पष्टता है। जैसे मान लिया जाए कि आप यूं कह दीजिए कि 4 वर्ष, जैसे कई राज्यों ने अभी यूपी एमपी का मैंने सुना, आज पेपर में देखा, इन लोगों ने कहा कि इनके यहाँ जो पुलिस भर्ती होगी उस पुलिस भर्ती में इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ये बातें नहीं करिए, सीधा स्पष्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ये गाइडलाइन जारी करें कि इन अग्निवीरों को कहां कहां लाभ मिलेगा और स्टेट्स को कहां कहां क्या दे सकता है। समझ में आ रही मेरी बात ना? मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि इन्हें ये ना लगे कि 4 वर्ष के बाद मैं अंधकार में हूं। इन्हें क्लियर ये पता चले इनका पूरा फ्यूचर किस दिशा में जाएगा 4 वर्ष के बाद, ये क्या क्या कर सकते हैं, इनके लिए कौन कौन से फील्ड खुले हैं, इनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये तमाम चीजें इन्हें पहले से ही पता हो। तो यहां पर कहीं ना कहीं और क्लैरिटी देने की जरूरत है अभी सरकार की तरफ से। तो कुल मिलाकर के इन 4 वर्षों के दौरान जो इनकी पढ़ाई लिखाई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें देगा। अब जैसे अब तक जो चीजें निकल कर कह रही हैं, उन्हें वेल ट्रेंड किया जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा, ये सब ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा इनकी एक बेशकीमती बहुमूल्य वक्त गुजरेगा, ये 4 साल युवापन का, ये 4 साल गुजरेगा। इन युवापन के 4 साल जो ये अपने देश के लिए देंगे तो देश इनको बदले में क्या देगा, ये बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं इन अगर सवालों का जवाब हम सही तरीके से ढूंढ पाएं और सरकार अगर इन बातों को ठीक तरीके से समझ पाए और समझ करके, जैसा मैंने आपसे कहा कि एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, या तो फिर कह दीजिए कि इस स्कीम को 2 साल 3 साल के बाद लॉन्च किया जाएगा, कुछ ऐसी बात कर दीजिए, या तो फिर जो पहले से चली आ रही परीक्षाएं हैं, बहालियां हैं, उन्हें आप रद्द न करें। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, मेरे दोस्त, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए एक सपना है और उन्हें ये लगने लगता है कि अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। उनकी पृष्ठभूमि जब आप जाएंगे उनके बैकग्राउंड में, डिफेंस में जाने वाले ज़्यादातर बच्चों के, तो उनकी बैकग्राउंड में आपको नजर आएगा कि पूरी की पूरी पारिवारिक जिम्मेदारी उनके सिर पे है। घर में जवान बहन है जिनकी शादी देना है, भाई है जिनको पढ़ाना है, माँ बाप बीमार पड़े हुए हैं। तो मतलब ऐसी पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ जब ये हाल हो जाएगा कि आपको नौकरी मिलते 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 नहीं मिली, और नहीं मिली प्लस अब आप जो एज बार तय कर दिया गया है उसके अनुसार अब आप कभी भी डिफेंस में नहीं आ सकते। ये बहुत बड़ा दर्द है, इस दर्द को समझना होगा, इस तकलीफ को समझना होगा। फिलहाल जो चीज़ें मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार के विरोध हो रहे हैं, मैं तमाम विद्यार्थियों से अपील करूंगा, आप सुसाइटल एक्टिविटीज की ओर न जाएं। ये कहीं ना कहीं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आत्मदाह कर लेना, आत्महत्या कर लेना, ये कहीं भी कभी भी किसी भी एंगल से उचित नहीं है। याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी सफलता, दुनिया का इस जीवन का कोई भी पड़ाव आपका फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है। ऐसी कोई चीज आपकी जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता कि उसके वजह से, उसके बिना आपकी जिंदगी ही नहीं है ऐसा फील होने लगे। कोई नहीं है ऐसा, ठीक है ना। एक शेर मुझे याद आ रहा इसी बीच कि लगा दी उसने आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है, जो मैं बच गया तो जला ही क्या है। अगर मैं हूं तो बहुत कुछ हूं, खुद को हानि मत पहुंचाइए। तकलीफ होता है, दुख होता है। देश के युवा, मतलब आपको अभी व्यवस्था से लड़ना है मेरे दोस्त, सिस्टम से लड़ाई करनी है। अगर कहीं कोई कमी है तो उस कमियों को आप अपनी दृढ़ जो आपका आत्मबल है, उस आत्मबल को आधार बना करके उस लड़ाई के खिलाफ लड़िए, एक मुहिम तैयार करिए। आपको जो पीड़ा हुई है, जो तकलीफ हुई है, वो तकलीफ, वो पीड़ा दोबारा
किसी को ना हो, इसके लिए आप अपनी ज़िंदगी में और समय दीजिए। किंतु जीवन में हार मान लेना, फुल स्टॉप को एक्सेप्ट कर लेना कि मेरी ज़िंदगी यहीं तक थी, मैं अब कुछ भी नहीं रहा, अब मैं क्या करूं, मेरे लिए अब दुनिया में केवल अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसी निराश और ऐसी नकारात्मक बातों से खुद को बचाइए। इन बातों के लिए कोई जगह नहीं है जीवन में। सो इट्स एन अपील, इट्स एन इमोशनल अपील टू यू ऑल कि आप विरोध करिए, सड़क पर उतरिए, अहिंसक प्रदर्शन करिए, कैंडल मार्च करिए, बहुत बड़ी हुजूम खड़ा कर दीजिए स्टूडेंट्स का। सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन ऐसी एक्टिविटी ना कर लीजिए कि जिससे आपको चाहने वाले, आपसे जुड़ा हर रिश्ता, आपका परिवार, सब लोग हार जाएं आपके वजह से। ऐसा काम नहीं करना है। चलिए, उम्मीद करता हूं मैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल इन कमियों को तो दूर करना ही होगा सरकार को, और जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जा सकता, इसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के तय करे, मीटिंग करे कि किस तरीके से इन अग्निवीरों को 4 वर्ष के बाद हम देंगे। आप एक सुझाव ये भी हो सकता है कि जो 25% लोगों को परमानेंट कमीशन देने की बात की जा रही है, इसको बढ़ा करके 50% भी किया जा सकता है, और बाकी 50% के लिए कई जगह रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन किया जा सकता है, और ये रिजर्वेशन कम सम ना हो, ठीक ठाक हो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस लेवल पे पहुंचने तक, यानी कि डिफेंस में आप जब जाते हो, आपको नौकरी लगती है, आप जब अग्निवीर बनोगे, उस बंदे में बहुत जबरदस्त और बहुत असीम स्तर का उस बंदे में स्ट्रगल करने की क्षमता है। वो अपने आप को प्रूफ करके वहां पे पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद 4 साल जब वो ड्यूटी करेगा तो पढ़ाई लिखाई से उसका दिमाग हट जाएगा, फिर वो पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर पाएगा, उसको तो ड्यूटी करवाया जाएगा। ये जो उसको उस वक्त दिक्कतें आएंगी, तो 4 वर्ष के बाद जब वो निकल करके आएगा तो स्टेट उसको कितना प्रमोट करता है, स्टेट उसको कितना सिक्योरिटी देता है, स्टेट उसको कितना प्रोटेक्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी। और इन तमाम चीज़ों को जब तक स्पष्टता के साथ नहीं जनता के सामने पेश किया जाएगा, मुझे लगता है इस स्कीम का ऐसे ही विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे। तो अब देखना यह है कि इसमें किस प्रकार का सुधार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।